ये वीडियो आप लोगों के लिए अल्टीमेट वेपन होने वाला है फॉर योर क्लास 12th फिजिक्स, क्योंकि अगले 50 मिनट के अंदर आप अपने क्लास 12 फिजिक्स के टॉप 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के क्लास 12th बोर्ड्स में 70 में से कम 35 से 40 नंबर दिलवा देंगे। यानी अगले 50 मिनट 40 नंबर पक्के आपके कर रहे हैं। हेलो क्लास 12 चैंपियंस, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा आपका सबसे पहला फर्स्ट डेरिवेशन, जो कि कहता है कि हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। यानी हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और उस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हमने दो चार्जेस ले लिए हैं, Q प्लस Q और एक माइनस Q, और जिनके बीच की डिस्टेंस है 2a। ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल का सेटअप है। इस डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लिया है P, जहां पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, फाइंड आउट करना है। नाउ अगर मैं देखूं तो इस प्लस Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट P पर वो अवे होगा, यानी दूर की तरफ होगा, और माइनस Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट P पर वो क्या होगा? उसके पास होगा, यानी डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी। नाउ हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वो होता है E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। यानी किसी Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हम लगाएंगे ये फॉर्मूला। So we already know that the electric field due to a point charge at a distance r is KQ upon R square। तो इस प्लस Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा? तो सबसे पहले डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्त? अगर ये डिस्टेंस टोटल 2a है तो ये वाली डिस्टेंस होगी a और ये वाली डिस्टेंस भी होगी a। नाउ ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी r प्लस a, ये हो जाएगा r प्लस a, टोटल डिस्टेंस r प्लस a। तो इस प्लस Q चार्ज की वजह से अपने से r प्लस a दूरी पर एक पॉइंट है P, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E बराबर KQ अपॉन R प्लस a का होल स्क्वायर। नाउ इस माइनस Q चार्ज की डिस्टेंस अगर मैं फाइंड करूं पॉइंट P से कितनी है, तो वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस R माइनस a, तो ये हो जाएगा R माइनस a, तो हो जाएगा KQ अपॉन R माइनस a का होल स्क्वायर। और अब हमें पॉइंट P पर फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम दोनों को ऐड ऑन कर देंगे। चूंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज है, डायरेक्शन अलग है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर आया, इधर बचा 1 अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर। एलसीएम हमने ले लिया r प्लस a का होल स्क्वायर इंटू r माइनस a का होल स्क्वायर, ऊपर हमने लेके सॉल्व किया, और ये जो स्क्वायर आया है इसको मैंने ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जब हमने इसको सॉल्व किया फाइनली। और जो भी हमारा यहाँ पर कैंसल आउट हो जा रहा था उसको हमने कैंसल आउट किया। तो कैंसल आउट करने के बाद जो हमारा फाइनल बचा वो आया EP, यानी पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगा माइनस 4a KQ अपॉन R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं। मैंने यहां से 2a और इस Q को एक अलग ब्रैकेट में लिख दिया, Q इंटू 2a, बाकी बचा माइनस 2kr। मैंने वैसा सेम का सेम ही रखा, और ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है, डायपोल मूवमेंट होता है P, वो होता है Q इंटू 2a। तो इस Q इंटू 2a की जगह मैं P रख सकता हूं, तो मेरा जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा यहां से वो हो जाएगा माइनस 2kPr अपॉन R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल विच इज अ डिस्टेंस r। ओके, नाउ अगर हम बात करें कि भाई अगर हमारा जो डायपोल है वो शॉर्ट डायपोल है, तो उस कंडीशन में जो r है वो a से ज्यादा बड़ा होगा, तो a स्क्वायर की वैल्यू जो है यहां पर इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, 0 रख देंगे, तो ये r की पावर हो जाएगा 4, r की पावर 4 हो जाएगा। एक r से एक r कैंसिल, और फाइनल जो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल वो हो जाएगा माइनस 2kP अपॉन RQ। सो दिस विल बी योर फर्स्ट डेरिवेशन, जो कि आपके एग्जाम में आएगा और आपको 5 नंबर देकर जाएगा। नाउ जंप करते हैं अब हम सेकंड डेरिवेशन पे। सेकंड डेरिवेशन आता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड आउट करना है ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पर अब हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करेंगे, देखिए हमारे पास सिमिलर वही केस है, सिमिलर वही कंडीशन है। हमारे पास दो चार्जेस हैं प्लस Q माइनस Q, जो एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर है। उन दोनों चार्जेस के सेंटर से, यानी उस डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। ना इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्लस Q चार्ज की वजह से हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो प्लस Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी, अवे होगी, दूर होगी। और इस माइनस Q चार्ज की वजह से क्या होगा, उसके पास में होगा, माइनस
क्यू की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। नाउ अब इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। इफ दिस एंगल इज थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा। इसके हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ऊपर चला जाएगा एक ई प्लस क्यू साइन थीटा। सिमिलरली ये माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई माइनस क्यू है, उसके कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इधर एक कंपोनेंट आएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। अब ये ई माइनस क्यू साइन थीटा और ई प्लस क्यू साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बचेगा वो इन दोनों की वजह से बचेगा। अब उसी चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला सिंपली ई बराबर होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये रहा फॉर्मूला। तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर जो आर है यानी उस क्यू चार्ज और पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो उसका भी होल स्क्वायर होगा, के क्यू अपन आर स्क्वायर होगा। आर डिस्टेंस कितनी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा के क्यू अपन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दैट्स इट। नाउ अब हमें इस पॉइंट पर ई टोटल निकालना है तो जो ई टोटल है वो प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ऐड ऑन कर देना है तो ये डायरेक्टली हो जाएगा 2 ई क्यू कॉस थीटा। यहां पर ई क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो ई क्यू की जगह हम इनमें से कोई भी एक वैल्यू रख देंगे और कॉस थीटा हम क्या करें, यहां पर ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें अगर मैं थीटा लगाऊं तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है ए और हाइपोटेनियस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए का अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यही वैल्यू उठा के मैंने यहां पर रख दी इस इक्वेशन 3 में। ई की जगह मैं क्या रख सकता हूं, ई की जगह मैं रख सकता हूं के क्यू अपॉन, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वैल्यू रख दी मैंने किसकी जगह, ई की जगह, और 2 ऑलरेडी था। और कॉस थीटा की जगह रख देंगे ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो पावर 1 है और ये 1/2 है तो ये हो जाएगा 3/2 और मैंने इसको रीअरेंज कर दिया कि q इंटू 2a को एक साथ रख दिया और q इंटू 2a क्या होता है, q इंटू 2a होता है p यानी डायपोल मूवमेंट। तो ये हो जाएगा kp अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो जाएगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम बात कर ले कि हमारा जो डायपोल है वो एक शॉर्ट डायपोल है, मतलब वहां पर जो r है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन a है तो जो a स्क्वायर है इसकी वैल्यू काफी कम होगी, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो सीधे क्या बचेगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल यानी आर क्यू यानी kp अपॉन आर क्यू, kp अपॉन आर क्यू। अब अगर मैं जरा देखूं तो जब मैंने एक्सियल की वजह से फाइंड किया था तो -2 kp अपॉन आर क्यू आया था और इक्वेटोरियल की वजह से ही आया है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो आपका ई एक्सियल है, जो आपका ई एक्सियल है वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो ई एक्सियल है वो बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल, 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल ऐसा हो जाएगा, राइट। तो ये हमने कंक्लूजन यहां से फाइंड आउट कर लिया, 2 डेरिवेशन डन। कमिंग टू द नेक्स्ट डेरिवेशन, नेक्स्ट डेरिवेशन है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल पर टॉर्क कितना होगा, तो हमने देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया ई, जहां पर हमने एक डायपोल रखा है, यहाँ पर है प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। अब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम चार्जेस को रखते हैं तो उन पर फोर्स लगेगा, तो यहां पर फोर्स लग रहा है इस क्यू चार्ज पर, प्लस क्यू चार्ज पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की, और माइनस क्यू पर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और ये जो दोनों फोर्सेस है वो सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब ये टॉर्क क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक डायपोल जो है ये रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो इनके बीच यानी लाइन ऑफ एक्शन के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, वो ये डिस्टेंस है सीबी। सीबी डिस्टेंस फाइंड करना है और टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क जो है वो हो जाता है आपका एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हमें ऑलरेडी पता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड करना है जो कि हो जाएगा ये सीबी। सीबी फाइंड करने के लिए मैं यहां पर साइन थीटा लगाऊंगा, तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा जो है मेरा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी सीबी अपॉन हाइपोटेनियस जो कि है 2a। तो यहां से जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हो जाएगा 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा हो जाएगा। बस वही मुझे यहां पर करना है। सीबी जो है मैंने 2a साइन थीटा निकाल लिया। जो मेरा टॉर्क है वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है, तो किसी चार्ज क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स होगा क्यू इंटू ई, तो वो फोर्स हो जाएगा क्यू इंटू ई, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 2a साइन थीटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्यू और 2a को मैं लिख सकता हूं p, क्यू इंटू 2a को मैं लिख सकता हूं p डायपोल मूवमेंट, तो ये क्या बचेगा p इंटू ई, P इंटू ई बचेगा और साइन थीटा बचेगा, P इंटू ई साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा टॉर्क। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो टाउ वेक्टर हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर,
यहाँ पर टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, पी वेक्टर क्वांटिटी और ई भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, या फिर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। 2 नंबर का डेरिवेशन डन। अगला डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस गॉस लॉ है, गॉस लॉ के फिर 3 एप्लीकेशन है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस, यानी किसी गिवन सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, वही जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नंबर होता है जो कि किसी पर्टिकुलर स्पेस से पास होता है, उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, जिसको फाई पढ़ा जाता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इसके अलावा क्या बताता है? तो इट क्वांटिफाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग एन एरिया एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। यानी गॉस लॉ की हेल्प से जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना होता है तो हमें पता होना चाहिए कि वहां से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, और ये हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में हमने कोई एक बॉडी रखा, कोई एक हमने बॉडी रखा, तो वो बॉडी का जो एरिया वेक्टर है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा होगा, जैसे ये एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर या फिर ई ए कॉस थीटा। ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर या फिर ई ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डेरिवेशन, दैट इज गॉस लॉ। गॉस लॉ ये कहता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, गॉस लॉ ये कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय वैक्यूम परमिटिविटी। यानी किसी चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, किसी बॉडी से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, ये डिपेंड करेगा कि उस बॉडी के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारा फाई, वो हो जाएगा क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये होता है हमारा गॉस लॉ। अब किसी क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो वो हमें पता है, वो होता है कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमें पता है, और यही हम गॉस लॉ की हेल्प से प्रूव करना चाहते हैं। तो गॉस लॉ हमारा क्या कहता है? गॉस लॉ हमसे कहता है कि फाई जो है वो क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। और आपको ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना होता है, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा है, वो होता है ई इंटू डी ए। तो मैं क्या करूंगा, इस चार्ज को मतलब इस पूरे एरिया को इंटीग्रेट कर दूंगा ई इंटू डी ए, वो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, जिसकी बराबर होगा क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। नाउ यहां पर जो एरिया है उस स्फीयर का, वो एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे लेकर चले जाइए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको रीअरेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनक्लोज अपॉन आर स्क्वायर, और भाई इसको तो के लिख सकते हैं ना, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ गया। मतलब गॉस लॉ की हेल्प से हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा हमको ये करने में। नाउ अब आपका जो गॉस लॉ है उसके कुछ एप्लीकेशन, जैसे हमारे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, उसकी वजह से हमें फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज में हमें जो चीज दी है वो दिया है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, तो वो है लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल है। अब मैं क्या करूंगा, इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज के आसपास एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा जो कि होगा एक सिलेंडर। अब इस सिलेंडर के होंगे 3 एरिया, एक तो ये वाला एरिया देखो, है ना, एक तो इसका एरिया ये वाला होगा, एक होगा ये एरिया वेक्टर, और एक आपका ये वाला एरिया होगा, 3। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, उस लाइन चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ होगा, दूर की तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, इससे दूर की तरफ होगा। ये होगा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। नाउ अब अगर हम बात करें तो जो 3 एरिया लिए हमने S1, S2 और S3, जो S1 है उसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, उसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, यानी वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। बात करें इस ऊपर वाले एरिया यानी S2 की, तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन जो आपका थर्ड वाला एरिया है ये वाला, वो इसके पैरेलल होगा। तो हमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे हम, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम गॉस लॉ लगाएंगे, और गॉस लॉ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, जो कि बराबर होगा क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो अब यहां पर इन सब की वजह से मैं क्या करता हूं, हर एक सरफेस की वजह से फाइंड आउट करता हूं कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्रॉम फर्स्ट सरफेस ई डी एस, और यहां पर एंगल कितना है, cos 90। फ्रॉम सेकंड सरफेस ई डी एस 2 इंटू cos 90, और ये हो जाएगा ई डी एस
इंटू कॉस 0, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 है, कॉस 90 0 होता है तो ये 0 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा E इंटू ds3, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds3 बराबर क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर E कांस्टेंट है तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds3 बराबर क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds3 हो जाएगा आपका इस सिलेंडर का एरिया जो कि है 2 पाई RL, एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई RL, जो कि बराबर होगा क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। 2 पाई RL को इक्वल टू यहाँ भेज दीजिए तो वो हो जाएगा क्यू इनक्लोज अपॉन 2 पाई RL इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, क्योंकि क्यू इनक्लोज अपॉन L जो है हमारे पास दिया हुआ है लेमडा, क्यू इनक्लोज अपॉन L हमारे पास लेमडा दिया हुआ है, तो इसकी जगह हम लेमडा रख देंगे, ये इसकी जगह हम लेमडा रख देंगे, तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, E बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है हमारा फाइनल फॉर्मूला, ये होता है हमारा फाइनल फॉर्मूला E बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि मैं अगर ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करूं और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं 2 का, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये नीचे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी जगह मैं K लिख सकता हूं, तो ये मेरा फॉर्मूला 2K लेमडा अपॉन R भी हो जाएगा, 2K लेमडा अपॉन R भी हो जाएगा। तो ये रहा आपका एक अगला डेरिवेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डेरिवेशन, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, ये रही हमारे पास इनफाइनाइट प्लेन शीट, जिसकी वजह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा बराबर Q अपॉन S। Q अपॉन S, अगेन यहां पर मैं देखूं तो 3 एरिया मुझे दिख रहे हैं, एक तो रहा S1 जो कि होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, एक दूसरा एरिया है S3 जो कि अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, और एक एरिया है S2 जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इन तीनों एरिया की वजह से मुझे टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, E ds cos 0, E ds 2 cos 90, E ds 3 cos 0, तो cos 90 0 हो जाएगा, E ds और E ds आ गया हमारा। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा S, ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा S, यानी सरफेस एरिया ऑफ दैट शीट, और ये दोनों ऐड हो जाएगा, वो हो गया फाई बराबर 2es, जो कि बराबर होगा Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो यहां से E की जगह क्या बचेगा, E निकालेंगे तो 2s नीचे चला जाएगा, और ये हो जाएगा Q इनक्लोज अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू S। चूंकि हमें क्या दिया है, हमें दे रखा है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर Q अपॉन S, तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू S, Q की जगह हम क्या रख देंगे, सिग्मा इंटू S रख देंगे, S से S कैंसिल, और क्या हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। So this will be electric field due to a infinite plane sheet. Due to infinite plane sheet, the electric field is equals to E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ अच्छा हाँ, एक और चीज, अब इस बीच में आप लोगों को ये नोट्स भी चाहिए होंगे, राइट, आप लोगों को नोट्स चाहिए होंगे, सर ये जो आप करवा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, दे आर वेरी 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 गुड, सो वी वांट इट फॉर आवर लास्ट मिनट रिवीजन। तो आपको आखिर ये नोट्स कहाँ मिल जाएंगे, तो ये नोट्स आपको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स डाउनलोड करने की एक लिंक मिल जाएगी, है ना, नोट्स डाउनलोड करने की एक लिंक मिल जाएगी जो कि टोटली फ्री है। तो उस लिंक पर जाइए और वहां से ये नोट्स जो है आप डाउनलोड कर लीजिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन स्फेरिकल सेल। एक थिन स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, एक पॉइंट P जो कि उस सेल के आउटसाइड है और एक पॉइंट R जो कि उस सेल के इनसाइड है। ओके, तो चलिए गॉस लॉ लगाना है, हम वही गॉस लॉ लगाएंगे जो कि हो जाएगा फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds, जो कि बराबर होगा Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब यहां पर इस पॉइंट P पर मैं क्या कर रहा हूं, एक गॉसियन सरफेस बना रहा हूं, ये एक गॉसियन सरफेस है। अब मैं अगर बात करूं कि ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर टोटल कितना चार्ज इनक्लोज है, तो इस व्हाइट वाले थिन स्फेरिकल सेल पे Q चार्ज है, तो ये व्हाइट सेल जो है वो इस सरफेस के अंदर आ रहा है, यानी उस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज इनक्लोज कितना होगा, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और जो एरिया है वो कितना हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस जो है हमारी R दी है, तो E इंटू 4 पाई स्मॉल R स्क्वायर बराबर Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे और EP आ जाएगा हमारा KQ अपॉन R स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैं इस पॉइंट R पर फाइंड आउट करूंगा तो मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, और आप मुझे बताइए कि ये जो ग्रीन वाला आपका सरफेस बन रहा है इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, भाई चार्ज तो इसके बाहर वाले सेल पे है जो कि व्हाइट कलर का है, बाहर वाले सेल पे है, यानी इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज है दैट इज 0,
और अगर चार्ज इनक्लोज्ड आपका जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, पॉइंट आर पर जीरो हो जाएगा। तो हम वही सब सॉल्व करेंगे और क्यू इनक्लोज जीरो है, इस वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा एंड वी विल राइट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द थिन स्फेरिकल सेल इज जीरो, बिकॉज जो चार्ज इनक्लोज होगा उस सरफेस के अंदर वो जीरो होगा। ये हो गया एक और डेरिवेशन। Now coming to the next derivation, that is capacitance of a parallel plate capacitor। हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करना है कि कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। यहां पर हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया है जिनको हमने चार्ज दिया है प्लस क्यू माइनस क्यू, उनके बीच का डिस्टेंस है डी और हर एक प्लेट का एरिया है ए, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है कि भाई कैपेसिटेंस कितना है, वी हैव टू फाइंड द सी। अब सी फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है क्या, Q बराबर सी बी, जो कि हमारे पास Q है V नहीं है, तो उसके लिए हम तिकड़म लगाएंगे और हम यहां पर कोई पॉइंट P लेते हैं जहां पर इन दोनों प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा उस पॉइंट P पर, देखो इस प्लस Q चार्ज की वजह से प्लस वाला जो आपका थिन प्लेट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और नेगेटिव वाले की वजह से इधर होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है प्लस की वजह से अवे होता है और माइनस की वजह से टुवर्ड्स होता है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, यानी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड एड ऑन हो जाएगा। और किसी थिन प्लेट की वजह से अभी आपने देखा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो पॉजिटिव वाले प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और नेगेटिव वाले प्लेट की वजह से भी सेम हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड कर देंगे तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ हमें एक फॉर्मूला पता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी, यानी प्लेट्स के बीच जो डिस्टेंस है उसके बराबर। और एक और फॉर्मूला है Q बराबर सी वी, इन दोनों फॉर्मूले से मतलब सेकंड फॉर्मूले से हम क्या लिख देंगे, सेकंड फॉर्मूले से लिख देंगे V बराबर Q अपॉन सी, और फर्स्ट फॉर्मूले से E की जगह हमने रख दिया क्या, ED, V की जगह हमने रख दिया ED, तो ED बराबर हो जाएगा Q अपॉन सी, ED बराबर Q अपॉन सी। E की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बराबर Q इंटू सी। ओके, सिग्मा की वैल्यू हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा की जगह हम लिख सकते हैं Q अपॉन ए, तो यहाँ पर हमने सिग्मा की वैल्यू रख दी Q अपॉन ए इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि Q इंटू सी हो जाएगा, Q से Q कैंसिल, क्या बचेगा, इधर बचेगा अपॉन डी अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 अपॉन सी, दोनों को रिवर्स कर देंगे तो C बराबर हो जाएगा A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये हो जाएगा कैपेसिटेंस की वैल्यू, यानी एक पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस इतना होता है। ये भी हो गया डेरिवेशन। नाउ किसी कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हो सकती है, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, तो ये हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसके एरिया है, हर एक प्लेट का एरिया ए है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बी है और इनका कैपेसिटेंस सी है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी, इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी। नाउ हमें पता है कि V बराबर W अपॉन Q होता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं W बराबर V इंटू Q, और अगर मैं इस प्लेट को चार्ज दे रहा हूं, अभी इसके पास जीरो चार्ज था, यहां से मैं इसको चार्ज दे दे के कितना चार्ज कर दे रहा हूं, Q, यानी जीरो से थोड़ा सा चार्ज दिया फिर थोड़ा और ऐसे करते करते हम टोटल इसको Q चार्ज दे रहे हैं। तो मैं मान लेता हूं कि अगर मैं इस प्लेट को थोड़ा सा DQ चार्ज देता हूं, तो DQ चार्ज देने के लिए मुझे यहां पर DW वर्क डन करना पड़ेगा। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन इंटीग्रेशन dw बराबर v dq हो जाएगा। अब मुझे टोटल वर्क डन फाइंड करना है, मैं चार्ज जीरो से q देना चाहता हूं, तो उसके लिए टोटल वर्क डन कितना होगा, मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो मैंने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dw बराबर इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dq। चूंकि v बराबर हम q अपॉन सी लिख सकते हैं, तो यहां पर v की जगह मैंने q अपॉन सी लिख दिया। अब देखिए यहां पर जो c है कैपेसिटेंस जो है इस प्लेट का, वो तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो उसको मैंने बाहर ले लिया, 1 अपॉन सी को, 1 अपॉन सी को मैंने यहां पर बाहर ले लिया, और इस Q को DQ के रिस्पेक्ट में, इस Q को DQ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, लिमिट क्या होगी, जीरो से Q, क्योंकि अभी इसके पास जीरो चार्ज था और बाद में Q चार्ज हो रहा है, तो इंटीग्रेट कर देंगे। 1 अपॉन सी आपका कांस्टेंट रहेगा, Q का इंटीग्रेशन Q बाई 2 हो जाएगा, लिमिट होगी जीरो टू Q, यहां पर मैंने Q रखा, लोअर लिमिट रखा जीरो, तो वो जीरो हो जाएगा, और जो हमने वर्क डन किया वो हो जाएगा 1 बाई 2 Q स्क्वायर बाई सी, और यही वर्क डन इसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जो आपका एनर्जी स्टोर हो रहा है वो हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C, और इसके मल्टीपल फॉर्मूले हो सकते हैं, एक बार मैं Q की जगह रख सकता हूं C इंटू वी, और एक बार C की जगह मैं रख सकता हूं Q अपॉन V। तो जब हम अलग अलग वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो हमारा फॉर्मूले बनेंगे तीन, एक होगा Q स्क्वायर बाई 2C, दूसरा फॉर्मूला बनेगा CV स्क्वायर बाई 2, और तीसरा फॉर्मूला बनेगा QV बाई 2। ये हो जाएगा एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला इन अ इलेक्ट्रिक इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ कमिंग टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, तो जब भी किसी कंडक्टर के क्रॉस हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वर्क डन करता है। वर्क डन करता है मतलब एक फोर्स लगाता है,
क्योंकि हमें पता है V बराबर होता है W/Q। जब भी हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स करते हैं एक वर्क डन। वो इलेक्ट्रॉन्स करते हैं एक वर्क डन, और वर्क डन का मतलब है वहां पर लग रहा है फोर्स, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। और भाई फोर्स लग रहा है मतलब उस ऑब्जेक्ट का एक एक्सेलरेशन होगा, और अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो उसकी कोई एक वेलोसिटी होगी। तो वो एवरेज वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के अंदर ट्रैवल करते हैं जब उनके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है, वो एवरेज वेलोसिटी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो लेट्स अज्यूम कि हमने एक कंडक्टर लिया जिसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। अब उस कंडक्टर में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है वो हमने मान लिए n। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हमने मान लिया n, और इस कंडक्टर का लेंथ l, एरिया a है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, n into volume of this conductor, जो कि हो जाएगा l into a. So the total number of free electron will be n into a into l. Here n is number of free electron per unit volume and a is area of conductor, l is length of the conductor. तो total number of free electron n a l. अब इतने इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास होंगे तो टोटल कितना चार्ज होगा इस कंडक्टर के अंदर, वो हम फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि होता है Q बराबर NE। यहां पर वी हैव द नंबर ऑफ चार्जेस, और एक चार्ज पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो होता है आपका E। तो वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ चार्जेस NeAl। अब मैं मान लेता हूं कि इस कंडक्टर पे Q चार्ज फ्लो हो रहा है T टाइम पे। इस कंडक्टर से इतना Q NeAl चार्ज फ्लो हो रहा है इन टाइम T, तो जो करंट होगा वो हो जाएगा I बराबर Q/T, और Q की जगह हम लिख देंगे NeAl/T। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा हमारा NeAl/T। और अगर देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि Vd वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है L T टाइम में, तो L/T की जगह हम Vd रख देंगे, तो I बराबर हो जाएगा NeAVD। और यहां पर ये जो Vd है यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ये हो जाएगा I/NeA। तो जो Vd है वो हो जाएगा I/NeA। वही हमने किया, देखो हमने किया, और फाइनल हमारा जो फॉर्मूला है I बराबर NeAVD, और जो हमारा Vd है वो Vd बराबर I/NeA। ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ अब हम बात कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ओम्स लॉ का डेरिवेशन कर रहे हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, तो देखिए हमारा जो आउटकम है, हमें चाहिए कि V/I जो है ये कांस्टेंट हो। यही होता है ना ओम्स लॉ, V/I कांस्टेंट होता है। हमें ऑलरेडी पता है I बराबर NeAVD, हमने जस्ट अभी एक डेरिवेशन किया है। और किसी कंडक्टर, जैसे हमने कोई कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी लगाया, कंडक्टर का लेंथ L है, तो उस कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो हो जाएगा V/L। उस कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरा वो क्या हो जाएगा, V/L। V है उस कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, L है उस कंडक्टर का लेंथ। अब देखो, हमें पता है कि भाई जब किसी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं तो उस पर एक एक्सेलरेशन होगा, जिसकी वजह से उसके अंदर एक वेलोसिटी आएगी। तो जो वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। और वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होगा एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब भाई एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास इनटू टाइम। यहाँ पर फोर्स कितना होगा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस पर फोर्स होगा E इंटू कैपिटल E M इंटू टाउ। ये हो जाएगा आपका Vd। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा E M अपॉन टाउ। यहाँ पर E है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E है इलेक्ट्रिक फील्ड, M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। यानी दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो टक्कर का समय है, जिस बीच वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं, वो रिलैक्सेशन टाइम है। तो यहाँ से जो Vd है हमारा, Vd मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो हो जाएगा स्मॉल e कैपिटल E M अपॉन टाउ। और ये Vd की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख देता हूं मैं। तो I बराबर NeA तो रहा, V की जगह हमने रख दिया EM अपॉन टाउ, EM अपॉन टाउ। ठीक है सर, ये रख दिया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, और ये जो E की वैल्यू है, E की जगह हम क्या लिख दें, E की जगह हम क्या रख दें, VL रख दें। तो हमने सारी वैल्यू वही रखी, ये E का इधर मल्टीप्लाई हो गया तो Ne² AM टाउ, और E की जगह हमने रख दिया V अपॉन L। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ओम्स लॉ को प्रूफ करने के लिए फाइंड आउट करना है V/I का रेशो। तो मैं क्या करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, I को नीचे लेकर आ जाता हूं, बाकी सबको इधर। तो ये जो मेरा I है नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा V/I, नीचे है LM, ये ऊपर जाएगा, और ये बाकी सारी चीजें नीचे आ जाएंगी। तो देखो हमारा फाइनल क्या आया, V/I बराबर
Lm अपॉन एन ई स्क्वायर ई टाउ। यहाँ पर L है लेंथ ऑफ कंडक्टर, M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, N है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, E है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, A है एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड T है टाउ जो है वो आपका रिलैक्सेशन टाइम है। यानी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर राइट साइड है वो सारी कांस्टेंट है। अगर ये सारी कांस्टेंट है तो V अपॉन I का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और ओम्स लॉ वही तो कहता है। यानी हमने ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन कर दिया, प्रूव कर दिया फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डेरिवेशन, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप। एक मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके एक्सिस पर हमें सर्कुलर लूप फाइंड आउट करना है। तो ये रहा हमारे पास एक सर्कुलर लूप, इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट है P, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका डिस्टेंस R है, ये इसका रेडियस R है और इससे x डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है। तो लेट्स सपोज यहां पर हमने एक छोटा सा सेक्शन लिया और इस सेक्शन की वजह से इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो देखो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। हाँ जी सर, तो ये हो जाएगा dB, और उसके जस्ट अपोजिट एक सेक्शन लिया, उसकी वजह से जो इस पर डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो dB हो जाएगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। इसके कंपोनेंट निकालेंगे तो ऊपर एक कंपोनेंट हो जाएगा dB cos थीटा और इधर एक कंपोनेंट हो जाएगा dB sin थीटा। सिमिलरली जब इस dB के कंपोनेंट निकालेंगे तो एक dB cos थीटा होगा और एक dB sin थीटा। ये dB cos थीटा ऊपर है, dB cos थीटा नीचे है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये दोनों एड ऑन हो जाएंगे। तो इस लूप की वजह से वहां पर जो आपका फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड वो dB sin थीटा होगा। नाउ चलो हम dB sin थीटा की अब पूरी वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो dB क्या हो जाएगा, dB हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई IDL अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये मेरा dB हो जाएगा, dB की टोटल वैल्यू। अब मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा और यहां से देखो ये जो मेरा ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल से मैं अगर थीटा की वैल्यू निकालूं तो थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है R, हाइपोटेनियस अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, मतलब अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दिया, आप देखो म्यू 0 4 पाई IR और ये कांस्टेंट है तो पूरी चीज बाहर आ गई, ये पूरी चीज यहां पर बाहर आ गई। B बराबर हो गया म्यू 0 अपॉन 4 पाई IR अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। और ये जो DL है इसको इंटीग्रेट कर देंगे, DL को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा इस लूप का सरकमफेरेंस कितना आ जाएगा, इस पूरे लूप का सरकमफेरेंस आ जाएगा 2 पाई R। ये 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और फाइनली जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा उस पॉइंट P पर वो हो जाएगा म्यू 0 IR स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। So this will be magnetic field at point P due to this circular loop. Now coming to the next derivation, that is RMS value of AC. RMS value of AC find करना है। वो RMS value क्या होता है, तो लेट्स सपोज हमारे पास एक DC पावर सप्लाई है, उससे हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो उस करंट की फ्लो होने की वजह से उस रेजिस्टर में कोई हीट जनरेट होगा। अब मुझे सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करना है, लेकिन अब मैं डीसी की जगह कोई एसी सप्लाई लगाना चाहता हूं। तो सवाल यह है कि भाई उस एसी सप्लाई से कितना करंट फ्लो हो सो दैट वो करंट उतना ही हीट जनरेट करे जितना कि वो डीसी सप्लाई जनरेट कर रहा था। तो एसी करंट की वो वैल्यू जो कि उतना ही हीट जनरेट करे जितना कि डीसी करंट जनरेट करता है वो कहलाती है आरएमएस वैल्यू, वो कहलाती है आरएमएस वैल्यू। तो यहां पर देखो हमने क्या किया, एक अल्टरनेटिंग करंट है जो कि यहां से फ्लो हो रहा है जिसका टाइम पीरियड टी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो पॉजिटिव साइकिल है सिर्फ वहां पर बात कर रहा हूं 0 से t/2 कि इतने में यानी हाफ साइकिल में वो कितना हीट जनरेट करेगा। मैं एक छोटा सा टाइम इंटरवल ले लेता हूं dt और इस dt में मैं चेक करना चाहता हूं कि कितना हीट जनरेट हो रहा है। तो देखिए हमें पता है कि यहां पर जो करंट होगा, क्योंकि एसी करंट है तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी होगा। यहां पर I नॉट है मैक्सिमम वैल्यू, ओके, साइन ओमेगा टी है आपका फेज। जो हीट जनरेट होता है फ्रॉम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H बराबर I स्क्वायर RT होता है। तो मैं एक छोटे से टाइम इंटरवल dt में हीट जनरेट फाइंड करना चाहता हूं, तो वो हो जाएगा dH बराबर I स्क्वायर R इंटू dt। चूंकि I का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है तो हम I की जगह रख देंगे I नॉट साइन ओमेगा टी स्क्वायर R इंटू dt। इसको अंदर हमने स्क्वायर दे दिया तो dH बराबर I नॉट स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा स्क्वायर इंटू R dt। चूंकि साइन ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो ये मैंने रख दिया और इसको अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा फ्रॉम द लिमिट 0 टू t/2, क्योंकि मैं हाफ साइकिल में कितना हीट जनरेट होगा वो फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो 0 से t/2 तक इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। 0 से 2/2 का इंटीग्रेट कर दूंगा तो 1 का इंटीग्रेशन t हो गया, ये हो जाएगा आपका sin 2 ओमेगा t
1/2। अब देखो t/2 यहां पर रखूंगा तो sin 2 पाई होगा या n पाई होगा और sin n पाई 0 होता है। तो ये जो sin वाला पूरा टर्म है ये 0 हो जाएगा लिमिट रखने पर, ये 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ h बराबर I नॉट स्क्वायर r और अपर लिमिट रखी t की जगह t/2, तो ये हो जाएगा I नॉट स्क्वायर r t/4, I नॉट स्क्वायर r t/4। ये हीट जनरेशन मेरा आ जाएगा I नॉट स्क्वायर r t/4। अब हमने क्या किया, लेट्स सपोज कि हमने एक कंडक्टर लगाया, रेजिस्टर लगाया, उसी में हम करंट फ्लो करवा रहे हैं। तो IRMS H बराबर हो जाएगा IRMS स्क्वायर R इंटू t/2, क्योंकि t/2 में हीट जनरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। दोनों को बराबर रखेंगे और यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो RT से RT कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो जो IRMS है वो हो जाएगा I नॉट अपॉन √2, यानी जो RMS वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू का अंडर √2 टाइम्स होती है, यानी 1 अपॉन √2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू होती है RMS वैल्यू। ओके, नेक्स्ट डेरिवेशन, मिरर फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है कि भाई मिरर फॉर्मूला जो कि हम क्लास 10 से पढ़ते आ रहे थे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हमें आउटकम चाहिए। हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर, हम एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं। कॉनकेव मिरर में हमें एक रियल इमेज बनानी है, तो ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रख देंगे। तो यहाँ पर लेट्स सपोज हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया बियॉन्ड सी, जो कि है ए और बी। अब इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे में गुजरवा रहा हूं, तो एक लाइट रे मेरी ये वाली जा रही है, येलो वाली, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। टकराने के बाद ये फोकस से पास होकर गुजर जाएगी। दूसरी लाइट रे जो कि सीधे जाकर पोल पर इंसिडेंट होती है, जितने एंगल पर इंसिडेंट हो रही है उतने एंगल पर ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। एंड तीसरी लाइट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है, वो वापस से सेम पाथ को रिट्रेस कर लेगी। ओके, तो ये हमने कर लिया। यहां पर हमारा जो मेन फंडा है, हमें फाइंड करने होते हैं सिमिलर ट्राइंगल दो। तो यहां पर देखिए एक सिमिलर ट्राइंगल अगर आप देखें आपको, तो एक ट्राइंगल आपको दिखेगा, लेट मी शो यू, थोड़ा सा डार्क करके मैं दिखाता हूं। एक सिमिलर ट्राइंगल ए बी पी, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है ए बी पी, और एक ट्राइंगल दिख रहा है ए डैश बी डैश पी। आपको दो सिमिलर ट्राइंगल दिख रहे हैं, ये दो सिमिलर ट्राइंगल दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री है। एंड दूसरी बात, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल सेम है, क्योंकि जितने एंगल पर इंसिडेंट होगा उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल सेम है, मतलब वो क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। तो आपका जो ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी जो है, यानी ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो इनमें साइड्स का जो रेशियो है वो भी बराबर होगा, यानी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ए पी अपॉन ए डैश पी, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ए पी अपॉन ए डैश पी। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। इसके अलावा यहां पर आपको दो और सिमिलर ट्राइंगल दिख रहे हैं, देखो ए बी सी ए डैश बी डैश सी, ए बी सी ए डैश बी डैश सी। अब यहां भी सेम वही होगा, ए बी अपॉन ए डैश बी, ए बी अपॉन ए डैश बी, ए बी अपॉन ए डैश बी बराबर ए सी अपॉन ए डैश सी। बिल्कुल सही है। अब दोनों इक्वेशन में एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा, एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा। तो देखो अब यहां पर एपी, एपी का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि हो गया हमारा यू। ए डैश पी क्या है, जहां पर इमेज बन रही है, जो कि हो जाएगा वी। फिर आपका एसी, एसी कितना होगा, ये रहा एसी। एसी फाइंड आउट करना है, तो अगर मैं इस पूरी वैल्यू u में से ये वाली वैल्यू 2f माइनस कर दूं तो एसी मिल जाएगा, क्योंकि भाई ये c है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो कि फोकल लेंथ का जस्ट डबल होता है। तो ये वाली डिस्टेंस 2f और ये वाली डिस्टेंस u, तो u माइनस 2f हमें मिल जाएगा ac, u माइनस 2f हमें मिल जाएगा ac। फिर हमें a डैश c निकालना है। अगर मैं इस टोटल डिस्टेंस 2f में से ये वाली डिस्टेंस v माइनस कर दूं तो मुझे a डैश c मिल जाएगा, यस 2f माइनस v। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन जब आएगी, तो इस इक्वेशन में हम दोनों तरफ 2vf 2vf 2uvf 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 से हम डिवाइड कर देंगे, कट करेंगे, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हो जाएगा आपका मिरर फॉर्मूला। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डेरिवेशन, दैट इज लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला में भी आपको वही करना है। हमने यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया है, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, उससे एक रियल इमेज फॉर्म करवा रहे हैं। तो देखो ये रहा एक ऑब्जेक्ट ए बी, इससे एक लाइट रे गई और एक और लाइट रे गई, रिफ्लेक्ट हुई, यहां पर इमेज बन गया ए डैश बी डैश। ओके, ए डैश बी डैश इमेज बन गया। अब यहां पर मुझे दो ट्राइंगल देखने हैं, तो देखिए मुझे दो ट्राइंगल यहां पर दिख रहे हैं। एक तो ट्राइंगल हो गया मेरा ए बी ओ और दूसरा ट्राइंगल हो गया ए डैश बी डैश ओ। ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ दो सिमिलर ट्राइंगल दिख रहे हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल हो गया और ये दोनों एंगल सेम है, तो ये आपके सिमिलर ट्राइंगल हो गए, ट्राइंगल ए बी और ए डैश बी डैश ओ।
यहां भी वही होगा, साइड्स का रेशियो सेम होगा, यानी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ए ओ अपॉन ए डैश ओ। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, हमें एक और ट्राइंगल दिख रहा है, सिमिलर ट्राइंगल, ये देखो ओ डी एफ टू ए डैश बी डैश एफ टू, ओ डी एफ टू ए डैश बी डैश एफ टू, यहां पर भी सेम रेशियो होगा। तो ये ओ डी अपॉन ए बी, ओ डी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ टू अपॉन ए डैश एफ टू होगा। अब अगर जरा ध्यान से देखो तो ये ए बी और ओ डी क्या है, पैरेलल है, तो ओ डी की जगह मैं ए बी लिख सकता हूं, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा ओ एफ टू अपॉन ए डैश एफ टू। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस भी बराबर होगा, आरएचएस बराबर हो जाएगा, तो एओ अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ टू अपॉन ए डैश एफ टू। अब एओ कितना है, ए से लेके ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो जाएगा यू, यू आपका नेगेटिव होता है तो माइनस यू लिख लिया क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा है। ए डैश ओ क्या है, ए डैश ओ क्या है, इमेज डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा वी। फिर फाइंड करना है ओ एफ टू, ओ एफ टू क्या है दोस्तों, ओ एफ टू है आपका एफ फोकल लेंथ। फिर आपको फाइंड करना है ए डैश एफ टू, तो अगर आप ए डैश ओ में से ओ एफ टू माइनस कर दो तो ए डैश एफ टू मिल जाएगा, बिल्कुल। तो ए डैश ओ कितना है वी और ओ एफ टू है हमारा एफ, तो वी माइनस एफ कर देंगे तो हमें ए डैश एफ टू मिल जाएगा। ना इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, जो भी आया लास्ट में हमने सिंपली यूवीएफ से डिवाइड कर दिया, तीनों तरफ यूवीएफ से डिवाइड कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो हमारे पास लेंस फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये आपका नेक्स्ट डेरिवेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, YDS यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विड्थ हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम एक स्क्रीन ले रहे हैं, ये रही वो स्क्रीन, और यहाँ पर हमने दो स्लिट्स ली हैं, हमने यहाँ पर दो स्लिट ली हैं S1 और S2 जिनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल d मिलीमीटर में, और ये स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल D जो कि है मीटर में। यहां से इन दोनों स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है वहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं तो हमें एक सेंटर ऑफ स्क्रीन मिल जाता है। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम जो हमारी स्लिट्स बन रही, जो हमारे फ्रिंजेस बन रहे हैं, ब्राइट फ्रिंजेस या डार्क फ्रिंजेस, हमने कोई भी दो फ्रिंज ले लिए, एक हमने लिया nth और एक लिया nth+1। तो ये जो nth फ्रिंज है वो हमारा इस सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है yn, और nth+1 फ्रिंज कितनी डिस्टेंस पर है yn+1, कितनी दूरी पर है। हमें ये फ्रिंज विड्थ यानी बीटा फाइंड आउट करना है कि yn-1 माइनस yn कितना होगा, वही आपका फ्रिंज विड्थ होगा, वो फाइंड आउट करना है। नाउ हमें एक चीज पता है कि जो पाथ लेंथ है, जो पाथ लेंथ है इन फ्रिंजेस का, वो क्या हो जाएगा yn स्मॉल d अपॉन कैपिटल D बराबर n लैम्डा। ये हो जाएगा आपका फ्रिंज विड्थ, ये हो जाएगा पाथ लेंथ, सॉरी पाथ लेंथ हो जाएगा। तो अगर nth yn डिस्टेंस पर जो nth फ्रिंज है उसके लिए पाथ लेंथ हमने फाइंड कर लिया, n+1 जो हमारा फ्रिंज है उसके लिए पाथ लेंथ क्या हो जाएगा yn+1 स्मॉल d अपॉन कैपिटल D बराबर n+1 इंटू लैम्डा। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे, yn+1 d अपॉन d माइनस yn स्मॉल d अपॉन कैपिटल D बराबर n+1 इंटू लैम्डा माइनस n लैम्डा हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर n लैम्डा से n लैम्डा कैंसिल, क्या बचेगा लैम्डा, और ये जो है आपका yn-1 अपॉन yn, यही तो आपका फ्रिंज विड्थ है जिसको बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा स्मॉल d इंटू बीटा अपॉन कैपिटल D बराबर लैम्डा, और बीटा बराबर हो जाएगा लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, दिस विल बी द फ्रिंज विड्थ, यानी ये हो जाएगा आपका फ्रिंज विड्थ जो कि होगा लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। यहां पर स्मॉल d है उन दोनों स्लिट्स के बीच का डिफरेंस, यानी अगर दोनों स्लिट्स को आप और पास लेकर आ रहे हो तो जो आपका फ्रिंज विड्थ है बढ़ जाएगा, और ये है आपका d, यानी अगर आप स्लिट से जो आपका स्क्रीन है उसको दूर कर रहे हो कैपिटल D तो आपका फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगा, और लैम्डा आगे अगर वैल्यू आप बढ़ा रहे हो तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट डेरिवेशन, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, किसी एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो फोर्स होगा जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ई जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा जाता है, तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। और हमें पता है फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, किसी ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट और उस पर फोर्स लगे तो F बराबर ma होता है। दोनों इक्वेशन को बराबर किया तो ma बराबर स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई हो जाएगा, और यहां से जो एक्सेलरेशन होगा किसी इलेक्ट्रॉन का वो हो जाएगा स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम। स्मॉल ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एम है मास, और हमें पता है vd यानी जो रिलैक्सेशन जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है a इंटू टाउ, टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम, और यहाँ पर a का वैल्यू है स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा स्मॉल ई कैपिटल ई एम अपॉन टाउ। अब हमें एक और फॉर्मूला पता है बड़े अच्छे से, दैट इज I बराबर NEAVD। अब यहां पर VD की जगह हम क्या रख देंगे, VD की जगह हम रख देंगे स्मॉल ई कैपिटल ई एम अपॉन टाउ।
हमने रीअरेंज कर लिया, यहां पर आ जाएगा ई। अब ई की जगह आप क्या लिखना चाहोगे, ई की जगह आप कुछ ना लिखना चाहोगे, तो देखो आपको एक चीज पता है, J बराबर यानी करंट डेंसिटी बराबर होता है सिग्मा इंटू ई। तो यहां पर आप क्या करोगे, ए को नीचे भेज दोगे, आई अपन ए होता है सिग्मा, जो कि होगा NeAVD के बराबर, NeAVD के बराबर, जो कि ये रही वैल्यूज, ये रही आपकी वैल्यूज यहां पर, और ये होता है ई। अब आप क्या करें, अगर आप इस इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 को कंपेयर करें, J बराबर एन स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ई है, और J बराबर सिग्मा इंटू ई है। जे आपका करंट डेंसिटी है, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा है आपका कंडक्टिविटी, दोनों को कंपेयर करें तो यहां से सिग्मा की जो वैल्यू है वो हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, और दिस विल बी द कंडक्टिविटी, यानी अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ रहा है तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। और रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, तो इसको रिवर्स कर देंगे तो जो आपका रेसिस्टिविटी है वो हो जाएगा एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, यानी हमने कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी को यहाँ पर प्रूफ कर दिया इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। सो दीज आर योर 18 डेरिवेशन जो कि मैंने फटाफट कर दिए हैं। नोट्स आपको कहां मिलेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक है वहां पर नोट्स मिल जाएंगे। नाउ इसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप लोगों को करने हैं थ्योरी के लिए फॉर योर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और आप और क्या चाहते हैं मुझसे, मैं बिल्कुल आपको प्रोवाइड करूंगा फॉर योर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। तो पढ़ते रहें, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लव यू ऑल।